बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती एजेंडे का ऐलान किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। तर्जुमान ने बताया कि इसहाक डार ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के इजलास पर भी ब्रीफ किया। फरीकैन ने इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। मुलाकात में तरक्की पजीर ममालिक पर संगीन समाजी और माशी असरात पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया गया। तर्जुमान के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मगरबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के फ़ाल सफारती किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने सी पैक के दूसरे मरहले के तहत आला म्यार की तरक्की और स्ट्रेटेजिक ताउन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर आला सतही तबादलों और रवाबते बढ़ाने पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा ने अपने वफ़द के हमरा पुरतपाक इस्तकबाल और मसाली मेहमान नवाजी पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती एजेंडे का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। तर्जुमान ने बताया कि इसहाक डार ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के इजलास पर भी ब्रीफ किया। फरीकैन ने इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। मुलाकात में तरक्की पजीर ममालिक पर संगीन समाजी और मुआशी असरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मगरबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के फ़ाल सफारती किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने सी पैक के दूसरे मरहले के तहत आला म्यार की तरक्की और स्ट्रेटेजिक ताउन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा तल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौका पर आला सतही तबादलों और रवाबत बढ़ाने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने अपने वफ़द के हमरा पुरतपाक इस्तकबाल और मिसाली मेहमान नवाजी पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम की अहमियत और दहशतगर्दी के मौसर तदारक पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने बाहमी राब्तों को बाकायदगी से जारी रखने पर इत्तफाक किया। जी, दोनों ममालिक ने बाहमी राब्तों को बाकायदगी से जारी रखने पर इत्तफाक किया। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऑपरेशन बाड़ा खैबर और बनू में किए गए। ISPR का कहना है कि बाड़ा खैबर में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए, जबकि बनू में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 3 ख्वारिज को अंजाम तक पहुंचाया गया। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द ठिकाने तबाह किए गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 13 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी पेशा वराना महारत से बनू और बाड़ा में दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया। मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की मानिंद हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 13 खारजियों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी पेशा वराना महारत से बनू और बाड़ा में दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के बायस 100 इंडेक्स 1,53,000 पॉइंट्स की हद पर बहाल हो गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज में स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई, जिसके बायस 100 इंडेक्स 5,000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे से 1,53,759 की सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1900 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,48,000
743 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के बायस 100 इंडेक्स 1,53,000 पॉइंट्स की हद पर बहाल हो गया है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज में स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है, जिसके बायस 100 इंडेक्स 5,000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे से 1,53,759 की सतह पर पहुंच गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1900 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,48,743 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। आपको अपडेट करें और बताएं कि 100 इंडेक्स 5,000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे से 1,53,759 की सतह पर पहुंच गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली ने। जी मजीद क्या अपडेट्स हैं बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बायस 100 इंडेक्स 1,53,000 पॉइंट्स की हद पर बहाल हो गया है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ कारोबार के आगाज़ में ही स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है, जिसके बायस 100 इंडेक्स 5,000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से 1,53,759 की सतह पर पहुँच गया है। ये भी बता दूँ कि गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1900 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,48,743 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ था। जी बहुत शुक्रिया अहमद अली आपका अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि ईरान के पासदाराना इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने और सऊदी अरब में अमरीकी पायलटों और लड़ाका तैयारों के हमले पर बड़े हमले का दावा किया है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद मुसवी ने कहा कि अलखर्ज इलाके में मुकीम 200 अमरीकी पायलटों और अमले की रिहाइशगाहें मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाई गई हैं। इसी इलाके में अमरीका का एक्वेस तैयारा भी तबाह किया गया था। हमले में कई दीगर अमरीकी तैयारों को भी नुकसान पहुंचाया था। पासदाराना इनकलाब की बहरिया ने इलाके में बहरी जहाज़ों, फौजी मीटिंग्स, रेडार और ड्रोन डिफेंस निज़ाम पर भी 4 बड़े हमलों का दावा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साहली इलाके में अमरीकी मेंस की कश्ती को ड्रोन से हदफ बनाया गया, जो कि फौजी अड्डे से बाहर जा रही थी। बहरीन के मनामा एयरपोर्ट के करीब फौजी अड्डे के बाहर मौजूद अमरीकी फिफ्थ फ्लैट के हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम को भी निशाना बनाया गया। कुवैत के अहमद अल जबर अमरीकी फौजी अड्डे में 2 अर्ली वार्निंग रेडार निज़ाम भी ड्रोन से ही तबाह किए गए। वादा सादिक चहारम ऑपरेशन की 28वीं लहर में इसराइल का एक्सप्रेस हाफ ओंग कंटेनर जहाज़ मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसके साथ ही पासदाराना इनकलाब ने खबरदार किया है कि अब अमरीका की आला तरीन 18 टेक कंपनियों के खिते में दफातर निशाना बनाए जाएंगे, क्योंकि इन टेक कंपनीज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट टेक्नोलॉजी से ईरान में कत्ले मुहिम के अहदाफ का तयन होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में मिन्हाज बेस के करीब खीफा अमरीकी अड्डे को ईरानी फोर्सेस की जानिब से निशाना बनाया गया। आर्क मीडिया का कहना है कि अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने खलीजी ममालिक पर 6,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल हमले किए हैं, जो 1981 में कौंसिल के क़याम के बाद सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। अरब मीडिया के मुताबिक इस सूरत हाल को सिर्फ सिक्योरिटी बहरान के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि खित्ते के इक्तिसादी इस्तेहकाम को भी संगीन खतरा लाहक है। माहिरीन का कहना है कि यह जंग कौंसिल के रुकन ममालिक इत्तेहाद की हकीकी आजमाइश बन चुकी है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक इस बहरान के जवाब में मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। कुछ ममालिक वाज़ेह तौर पर अपने दिफा और जवाबी कार्रवाई के हक पर जोर दे रहे हैं। अरब मीडिया ने मजीद बताया कि दीगर ममालिक का मौक़िफ़ यह है कि किसी भी मुसल्लह तसादुम का हल सिर्फ सिफारती मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि कुछ ममालिक वाज़ेह तौर पर अपने दिफा और जवाबी कार्रवाई के हक पर जोर दे रहे हैं। अरब मीडिया ने मजीद बताया कि दीगर ममालिक का मौक़िफ़ यह है कि किसी भी मुसल्लह तसादुम का हल सिर्फ सिफारती मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन होता है। आपको बताया कि सूरत हाल को सिर्फ सिक्योरिटी बहरान के तौर पर ही नहीं देखा जा रहा, बल्कि खित्ते के इक्तिसादी इस्तेहकाम को भी संगीन खतरा लाहक है। माहिरीन का कहना है कि यह जंग कौंसिल के रुकन ममालिक के इत्तेहाद की हकीकी आजमाइश बन चुकी है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक इस बहरान के जवाब में मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। कुछ ममालिक वाज़ेह तौर पर अपने दिफा और जवाबी कार्रवाई के हक पर जोर दे रहे हैं। अरब मीडिया ने मज़ीद बताया कि दीगर ममालिक का मौक़िफ़ ये है कि किसी भी मुसल्लह तसादुम का हल सिर्फ सिफारती मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कराची में तकरीब से खिताब करें। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं कि जी हम किस तरह अपनी चीज़ों को लेकर चले, और उसको फिर पूरी दुनिया की बड़े बड़े ममालिक ने, आपके बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ ने, जो तरक्की याफ्ता ममालिक ने, जिनके पास ये सहूलत नहीं थी, उन्होंने भी आके यहाँ पे प्रोग्राम्स किए, उनको इंडोर्स किया। फिर जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट महकमे ने पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस
शुरू की, पूरी पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस शुरू की, तो वो भी उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे पास वो डीजल वाली, वो धुएं वाली बसें चलती हैं, वो चलती रहती हैं। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये लीड भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू की कि ईवी बसेस पहली मरतबा इंट्रोड्यूस करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके से वो कामयाब चल रही हैं, और मज़ीद भी आई हैं और मज़ीद भी आ रही हैं। फिर जो पिंक स्कूटर थी, वो भी पिंक ईवी स्कूटर थी। उसका मकसद भी क्या था कि ख़वातीन को बाख्तियार करना। ख़वातीन को बाख्तियार करने का मकसद ये है कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ जो अपने घरों से अपनी तालीम के उसूल के लिए, अपने रोज़गार के उसूल के लिए या किसी कारोबार के उसूल के लिए अगर जाना चाहें तो उनको किसी की मदद की ज़रूरत ना हो, वो खुद कफ़ील हों। और उसमें भी बाकी सूबों ने भी की, लेकिन वाहिद सूबा सिंध है जो ख़वातीन को इनकरेज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। पाकिस्तान में कोई भी सूबा जो है वो लिथियम बैटरी वाली स्टेट ऑफ द आर्ट बाइक फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा। सिंध हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट? इसलिए दे रहे हैं कि ताकि लोगों में ये हो कि जी हम इनकरेज करें। ये सिर्फ एक पिंक स्कूटर नहीं थी, ये उस कल्चर को तब्दील करने के लिए, उस सोच को तब्दील करने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए। मैंने कहा कि जब ये स्कीम हमने पिंक स्कूटर की शुरू की तो सिर्फ 150 ख़वातीन थी सिंध के पास, सिंध में जिनके पास बाइक का लाइसेंस था। 6-7 करोड़ की आबादी में सिर्फ 150 ख़वातीन। कितना रेशो हो गया? ये पॉइंट्स में भी नहीं रहा रेशो ये। और अब जब हमने ये इसको लॉन्च किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 ख़वातीन ने जो है वो लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, 20,000। और सिंध हुकूमत जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको ट्रेनिंग भी दे रही है, ड्राइविंग लाइसेंस भी फ्री में दे रही है। तो मतलब सोचें कि अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कि वो सोच आज पीपल्स पार्टी के हर वर्कर और हर उस शख्स में है कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट में वो सोच कि आप एक खातून घर में बैठी हुई है, एक बच्ची घर में बैठी है, उसको कोई इनकरेज कर रहा है, उसको नॉक करके इनकरेज कर रहा है कि उठो, अपने आप में ये हिम्मत डालो, आपको मुफ्त में बाइक चलाने की ट्रेनिंग मिल रही है, मुफ्त में ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है, मुफ्त में आपको बाइक मिल रही है, मुफ्त में आपको सिक्योरिटी के लिए आपके लिए हेलमेट मिल रहा है, और आप मुफ्त में एक एसेट के आप मालिक बन रहे हो और अपनी मर्जी से आप आ जा सकते हो। तो ये वो सोच है, यही सोसाइटी में यही चीज़ें चेंज करती हैं। हुक्मरानों का काम क्या होता है? हुक्मरानों का काम होता है कॉन्सेप्ट देना, कि वो कॉन्सेप्ट जब आप हुक्मरान देता है तब आप जो है सोसाइटी में के कल्चर चेंज होते हैं। तो ये हमने पूरे उस कल्चर को हमने चेंज करना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया, और ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को जाता है। तो आज जिस तकरीब में हम बैठे हुए हैं, ये भी कॉन्सेप्ट पहला पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का था, लेकिन शायद हमारे कुछ सुस्ती की वजह से या कुछ मैं वजूहात बताऊंगा या कुछ चीज़ों पे हम शायद नहीं कर सके, इसलिए किसी और ने इसको शुरू कर लिया, इसको मैं मानूंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अनाउंसमेंट शुरुआत ये हमारी तरफ से थी कि हम ना सिर्फ कि पाकिस्तान में हमने कहा कि हम पहली दफ़ा ईवी टैक्सीज लेके आए, लेकिन पिंक ईवी टैक्सीज हमने शुरू की कि जी हम ख़वातीन को उसमें बाख्तियार बनाएं, कि ख़वातीन जो है फिर अगेन कि जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है या कोई उनको अगर सफरी सहूलियात चाहिए तो वो ख़वातीन ड्राइवर होंगी। ख़वातीन ड्राइवर जो पिंक टैक्सीज में, ईवी पिंक टैक्सीज में जो है वो ख़वातीन जो है उनको जो मुसाफिर होंगी, उनके पैसेंजर्स होंगी, उनको पिक करेंगी, उनको ड्रॉप करेंगी। लेकिन आप इसमें कॉन्सेप्ट समझें, अगेन ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये है कि कुछ ख़वातीन को इस तरह की शिकायतें आती हैं कि जी हम कुछ इस तरह की प्राइवेट टैक्सीज़ में जाते हैं और उस प्राइवेट टैक्सीज़ में जो हैं वो फिर हमें ये कोई हैरेसमेंट के केसेस भी होते हैं, या कोई ड्राइवर है वो कोई शीशा बना रहा है, कोई क्या करे, इस तरह ज़रा वो एक ख़वातीन को मतलब हमें उनके उस सोच को हमें जो तब्दील करना है, उनको वो सिक्योर माहौल देना है कि हमारे पास ज़ाहिर है हम लोग मगरिब नहीं हैं, हमारे पास ये कल्चर पहले नहीं थे, लेकिन हमारे पास लेट ये कल्चर आए हैं, लेकिन उसमें अब हमारे पास ख़वातीन हर चीज़ में बराबर की शराकदार हैं। हमारे असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो ख़वातीन हैं, हमारे पास ख़वातीन के कोटाज मुख्तलिफ नौकरियों में सब चीज़ों में रखे गए ताकि ख़वातीन को ज़्यादा इनकरेज किया जा सके। तो हमें अगर अपने वो चीज़ें कर दी, लेकिन उस ख़वातीन को हमें महफूज माहौल पैदा करना है
کہ ہم محفوظ ماحول کس طرح پیدا کریں جس سے خواتین گھر سے نکل کے اپنے کام میں شایان بشایاں جو ہے وہ کھڑی ہو سکیں. ہماری ماشاءاللہ جو فائٹر پائلٹس جو ہیں وہ بھی ہماری خواتین ہیں. تو اس ملک نے, پاکستان نے بہت ترقی کی ہے اور مزید ترقی کر رہا ہے اور ایک صحیح راہ پہ پاکستان گامزن ہے. تو آج کی جو ایم او یو سائننگ ہے, اس میں ایس ای ڈی ایف کا, سندھ بینک کا اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ, ان سب کا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں خصوصاً میں شکر گزار ہوں سندھ بینک کا کہ جنہوں نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ مل کر جو ہے اور انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے, اور اس میں اگین کریڈٹ دوں گا قاسم نوید قمر صاحب کو, جو ہمیشہ اس طرح کے نئے پروجیکٹس میں حکومت کو جو ہے وہ ایک نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ لے کے آتے ہیں. پڑھے لکھے نوجوان اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے سندھ حکومت کو دیا ہے, جو کہ دن رات اس طرح کے نئے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور وہ اس طرح کے نئی نئی چیزیں دیتے ہیں جس سے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے وہ بھی اشتراک ہو. اور ہم گورنمنٹ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں, اس پروجیکٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسے اگین اے ماڈل آف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو اس میں ہمارا یہی اس میں ہے کہ جی ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ لے کر آئیں, کیونکہ اب آپ کے پاس سارا آپ حکومتوں پہ ڈپینڈ کم کرتے ہیں. آپ زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر اور جو ہے پبلک سیکٹر جو ہے وہ مل کر جو ہے اس طرح کے پروجیکٹس کریں. یہ اگین میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے بہت سارے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا. جو اصل بات یہ ہے کہ آپ کو جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. پاکستان کو اس وقت چیلنجز ہیں, پوری دنیا کو چیلنجز ہیں, خاص طور پہ اس وار کے بعد. اگر آپ دیکھیں گے کہ اس وار کے بعد پوری دنیا میں اثرات آئیں گے. جس طرح ایک کووڈ ایک بیماری آئی تھی, کووڈ کے اثرات جو ہے وہ کافی ممالک کے پاس عرصہ تک چلتے رہے. اس وقت جو حالات ہیں اس وار کے, اس کے بھی اثرات جو ہیں, وار انشاءاللہ جلدی ختم ہو بھی جائے پھر بھی اثرات کافی عرصے تک چلتے رہیں گے آپ کی معاشی زندگی میں. تو اس وقت حکومتوں کی کیا پرائرٹی ہونی چاہیے؟ حکومتوں کی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ حکومتیں ہر صورت میں جو ہے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں. آپ کے پاس ینگ جنریشن یوتھ آپ کے پاس بہت بڑی ہے. اس یوتھ کو آپ نے اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں. اور جاب اپرچونیٹیز کے بعد آپ نے نوجوان کو موقع دینے ہیں, کیونکہ جو بے روزگاری وہ سب سے بڑی بیماری ہے معاشرے میں تمام بڑی چیزوں کی. تو ہم اس پلیٹ فارم کے ساتھ بھی ہم جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں. اس پلیٹ فارم کے ساتھ بھی ہم جو اب اگر یہ ٹیکسیز چلیں گی تو اس میں ایک ٹیکسی پہ ایک ڈرائیور نہیں ہوگا. ظاہر ہے 12 گھنٹے پہ ایک ڈرائیور ہوگا, پھر 12 گھنٹے پہ دوسرا ڈرائیور ہوگا. پھر ہم جو ای وی کلچر دے رہے ہیں, جو ماحولیاتی بہتری ہوگی, جو آپ کی ایندھن کے اس وقت حالات لگے ہوئے ہیں پورے دنیا میں, اور مزید جو ہے اس کے خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو آپ نے اب ٹیکنالوجیز میں ای وی ٹیکسیز کو, ای وی کی تمام جو ہے اس ٹیکنالوجی پہ جانا پڑے گا. میں تو ہمیشہ اپنی سندھ کیبنٹ میں بھی میں نے کچھ 3-4 سال سے ہمیشہ, یہ قاسم صاحب بھی گواہ ہیں کہ جب بھی کوئی گاڑیوں کی پروکیورمنٹ کی بات آتی ہے تو میں یہی کراچی میں سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ عوام کی سہولت کے لیے میگا منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. سندھ کی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہے ہیں. سندھ میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں نمایاں کام کیا گیا ہے. خواتین کے لیے پنک بس کی سہولت متعارف کروائی گئی ہے. خواتین کے لیے محفوظ سفر یقینی بنایا گیا ہے. الیکٹرک بسیں کامیابی سے چل رہی ہیں اور مزید آ رہی ہے. کراچی میں سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وہ پاکستان میں لگائیں جس طریقے سے, جس اسپیڈ کے ساتھ ای وی کی ٹیکنالوجی ہو رہی ہے اور مختلف ممالک سے ای وی کی گاڑیاں پاکستان میں آ رہی ہیں اور لوگ جو ہے ای وی کی گاڑیوں پہ شفٹ ہو رہے ہیں, تو ہم یہ اس کو انکریج کریں گے کہ پاکستان میں اور سندھ میں خاص طور پہ, اور سندھ میں بھی خصوصی طور پہ, یہ اگین یہ قاسم نوید صاحب کے ڈپارٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے دھابے جی اکنامک زون. ہم اس میں بھی پورے مختلف انویسٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ دھابے جی اکنامک زون میں آپ ای وی کی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائیں. ریسنٹلی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب چائنا گئے, انہوں نے 2 دورے کیے ہیں صدر بننے کے بعد. ابھی اس ٹینیور میں دونوں دفعہ میں ان کے ساتھ تھا, تو انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی وہاں پہ چائنیز انویسٹرز کو, تمام جو ہے وہاں پہ کمیونٹیز تھیں, بزنس کمیونٹی, ان کو بھی اس چیز کے لیے انکریج کیا کہ جی آپ آئیں پاکستان میں, جہاں پہ بھی آپ پلانٹس لگا سکتے ہیں لگائیں, پاکستان میں اپنی مینوفیکچرنگ ہو. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ یہاں پہ ہم جو اپرچونیٹیز کریٹ کریں یہاں پہ وہ پلانٹس لگیں,
कारोबारी सनती, जब सनतें बढ़ेंगी तो रोज़गार बढ़ेगा, जब सनतें बढ़ेंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपके इंजीनियर्स को रोज़गार मिलेगा, आपके मजदूरों को रोज़गार मिलेगा, तो उसको हमें इंकरेज करना चाहिए। सो पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में किस तरह मज़ीद इंडस्ट्रीज़ लगाएं, किस तरह ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि लोग जो हैं वो इस सेक्टर में दोबारा से रिवाइव करें। और फिर यहाँ पे आपको बताते चलें कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इलाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए मेगा मनसूबा पर काम जारी है, ख़वातीन के लिए महफूज सफ़र को यकीनी बनाया गया। सिंध में ट्रांसपोर्ट के शोबों में नुमाया काम कर रहे हैं, सिंध की आवाम के लिए वादों को पूरा किया गया। आपको बताते चलें उन्होंने ख़वातीन के लिए पिंक बस भी मुतारफ़ करवाई है। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अमेरिका और इसराइल की जंग खत्म करने को तैयार है, लेकिन जमानत दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर उन्हें मजबूत जमानतें दी जाएं कि मुस्तकबिल में उन पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा, तो वो अमेरिका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ जारी लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि ईरान अपने हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ताहम उन ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला करने के सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी फौज की मज़म्मत और ईरानी अवाम के इत्तेहाद ने नाजुक हालात पर काबू पाने में मदद दी। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ के माहौल दोस्त इक़दाम के नतीजे में 2025 स्मोक में कमी और फ़ज़ाई म्यार में नुमाया बेहतरी का साल साबित हुआ। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद पहली बार लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पार्टिकुलेट मीटर की औसत सतह 8.7% की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि तमाम सूबों के मुकाबले में पंजाब ने माहौलियाती शोबे में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और पार्टिकुलेट मीटर में 30.2% कमी दिखाई गई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में माहौलियाती कार्रवाइयों में नुमाया इजाफा हुआ। 81,000 से ज़ायद विजिट्स और 13,000 से ज़ायद इंस्पेक्शंस की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे और पंजाब हुकूमत की टीम को शाबाश देते हुए कहा कि पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मिसाली सूबा बन रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2026 में पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में अपनी कारकर्दगी का रिकॉर्ड खुद तोड़ेगा इंशाअल्लाह। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में माहौलियाती कार्रवाइयों में नुमाया इजाफा हुआ। इसी पर जानेंगे आसिफ इकबाल चौधरी, ब्यूरो चीफ लाहौर से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? बिल्कुल, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद पहली बार लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पार्टिकुलेट जो मीटर हैं उनकी औसत सतह पर 8.7% कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि तमाम सूबों के मुकाबले में पंजाब ने माहौलियाती शुबे में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है और पार्कुलेट मीटर में जो 30.2% कमी देखी गई है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में माहौलियाती कार्रवाइयों में नुमाया इजाफा हुआ है, जो 81,000 से ज़ायद विजिट्स और 1,13,000 से ज़ायद इंस्पेक्शन की गई हैं। इस दौरान 7,900 से ज़ायद जो है नोटिस वो भी जारी किए गए हैं और हज़ारों सनती यूनिट जो हैं वो भी सील किए गए हैं, जबकि 2000 जो इस वक्त 2300 से ज़्यादा जो ज़ायद FIR भी दर्ज हुई हैं और जुर्मानों की मजमूई रकम बढ़ाकर 19 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जबकि 4,19,000 किलो से ज़ायद मुज़र मवाद जो है वो जब्त किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक ईंटों के भट्टों और फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन साइट पर सख्त चेकिंग की गई है, जबकि 2200 से ज़ायद वाटर जो साइकिलर्स हैं उनको मस्ट जो स्प्रिंकलर्स। आसिफ इकबाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने। मौज मस्ती और छुट्टियां खत्म, आज से पढ़ाई शुरू।
तालीमी इदारे 21 रोज़ा तातीलात के बाद आज से दोबारा खुल गए। पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियाँ फिजिकल हाजिरी के साथ बहाल हो गई। स्कूलों के औकात कार्ड जारी कर दिए गए। सुबह 8:45 पर आगाज हुआ और छुट्टी 1:30 बजे होगी। हायर एजुकेशन कमीशन ने भी जामियात में तालीमी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी। मरासला अरसाल कर दिया गया। 10 मार्च से कफायतजारी मुहिम को देखते हुए क्लासेस को ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल किया गया था। इसके साथ साथ सूबाई वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात ने तलीमी इदारों के दोबारा खुलने पर तलबा और तलबात को वेलकम बैक का पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा कि आज से तलीमी सिलसिला मामूल के मुताबिक बहाल हो गया। तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी अमल हस्बे मामूल हफ्ते में 5 दिन जारी रहेगा। वज़ीर तलीम ने इस अज़म का इजहार किया कि तलीम के शोबे को दरपेश मुश्किलात और रुकावटों को मिलकर अबूर किया जाएगा ताकि तलबा के तलीमी मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। राना सिकंदर हयात का कहना था कि हालिया तातीलात के बायस होने वाले तलीमी नुकसानात के इज़ाले के लिए तालीमी पॉलिसियों पर नज़रसानी की जाएगी, जबकि मुस्तकबिल में ऐसे नुकसानात से बचने के लिए नई हिकमत अमली वाज़े करने पर भी मुशावरत जारी है। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन ने डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और म्यूनसिपल कमिश्नर के एमसी को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब कर ली है। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन ने डायरेक्टर जनरल SBCAC से कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस पर अमल दरामद पर म्यूनसिपल कमीशन और कमिश्नर के एमसी से गुल प्लाजा के अराजी के इस्तेमाल में तब्दीली की मंजूरी से मुतालिक वजाहत तलब कर ली है। कमीशन ने DG SBCA से इस्तफसार किया गया है कि गुल प्लाजा जैसी इमारतों में बिल्डिंग रेगुलेशंस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अब आपको बताएं कि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस से मुबैना मुकाबलों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 9 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लाइन्स एरिया गड्ढा मोड़ के करीब मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि साथी की फायरिंग से मजीद कार्रवाइयाँ भी की गई। उधर सचल पुलिस का सुपर हाईवे अनारा गार्डन के करीब मुलजिमान से फायरिंग का तबादला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। उधर लाहौर के इलाके कहना में CCD और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में CCD का एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकार की शनाख्त रजाक के नाम से हुई, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 डाकू भी मारे गए। पुलिस का कहना है कि CCD की टीम ने तो इश्तिहारी मुलजिमान को पकड़ने के लिए घर में छापा मारा था। कोयटा में एक ऐसा फनकार भी मौजूद है जो 35 साल से पेंटिंग के सफर में है, मगर हुकूमत की अदम तवज्जो और वसाइल की कमी के बायस मजबूरन वेल्डिंग करके अपना घर चलाता है और वक्त गुजरने के साथ वो आज भी अपने रंगों में छुपे अधूरे ख्वाबों को खामोशी से समेटता है। इस हवाले से देखते हैं बशारत खान की ये रिपोर्ट। ये है मुनीर अहमद, जो पिछले 35 सालों से फन मुसव्वरी से वाबस्ता है। मुनीर अहमद ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पेंटिंग को दिया। इन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में काम किया और वक्त के साथ अपने फन को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें वो मौके और सपोर्ट नहीं मिल सकी जो एक फनकार के लिए जरूरी होती है। बलूचिस्तान में फन मुसव्वरी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से बहुत से फनकारों की तरह मुनीर अहमद भी मुश्किलात का शिकार रहे। जब फन से आमदन मुमकिन न रही तो घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। रोजमर्रा जरूरियात, बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों ने इन्हें एक मुश्किल फैसले पर मजबूर किया। मुनीर अहमद ने अपने फन के साथ साथ वेल्डिंग का काम भी शुरू कर दिया। अब इनका ज्यादा वक्त लोहे के काम में गुजरता है, जहां मेहनत भी ज्यादा है और खतरात भी। वेल्डिंग के दौरान निकलने वाली तेज रोशनी और मुसलसल काम ने इनकी आंखों को मुतासर करना शुरू कर दिया है। वो आंखें जो पहले रंगों की बारीकी को आसानी से देख लेती थी, अब कमजोर होती जा रही हैं। यकीन करते हो, यानी मैं 8 बच्चों का बाप, यानी अभी भी हिम्मत नहीं आ रहा हुआ है। बस सुबह आता है, यानी वेल्डिंग भी कर रहा होता है और साथ साथ में इधर बैठ के पेंटिंग का तो मुझे बचपन से यानी एक वो समझो बिल्कुल शौक भी है, यानी वो हमारे खून में शामिल है। वालिद भी आर्टिस्ट है, तो अभी मजबूरन हूँ, वो तो छोड़ तो नहीं सकते हम। फिर जाता है बच्चों के लिए आंखें चला रहा होता है, बैठा होता है उधर वेल्डिंग कर रहा होता है,
तो हुकूमत को चाहिए कि भाई ऐसा हम लोगों की तरफ भी कोई नज़र करे। भाई ये तो यानी जितने इतने इंटरव्यूज दिए, यानी ये पता नहीं हम कोई गलत दरवाज़ा खटका रहा है, क्या चक्कर है। मुनीर अहमद ने अपने फन को मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ा। जब भी वक्त मिलता है वो पेंटिंग करते हैं और अपने जज्बात को कैनवस पर मुंतकिल करते हैं। इनके काम में अब भी महारत मौजूद है, मगर मौके की कमी वाज़े नजर आती है। हुकूमत की तरफ से तो ऐसा है जैसा नहीं, जान छुड़ाने वाले मसले हैं सारे जो भी आते हैं, और नहीं है जैसा भाई हम लोग जो एक मजाक है। ये अक्सर अगर देखो ना, ये गाने बजाने वाले, ये जो गाते हैं और जो बजाते हैं और तस्वीर बना, इनको तो ये लोग कुछ समझता ही नहीं है। ये तो इंसान नहीं है ना। इंसान तो सिर्फ जो दफ्तर में बैठा है सिर्फ वो इंसान है। हम लोग इंसान नहीं है जिन्होंने 40 साल काम किया। इस मुल्क को सजाने में पूरा हाथ है हम लोगों का। हम लोगों का कुछ भी नहीं है इधर। इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स इस बात का सबूत है कि अगर मुनासिब सरपरस्ती मिल जाए तो ये फनकार आगे जा सकता है। थोड़ा आर्टिस्टों का तरफ भी ध्यान दो ताकि हम लोग भी इंटरनेशनल जाकर कोई मुकाबला लड़े। कम से कम वो दिल में थोड़ा बहुत तो फख्र हो कि यार जिंदगी हमने 40 साल लगाए, 40 साल में हमको कुछ ना कुछ वो नतीजा तो मिला। मुनीर अहमद की कहानी हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारे माशरे में हुनर की कमी नहीं, बल्कि कमी है इस हुनर को पहचानने और आगे बढ़ाने की। अगर ऐसे फनकारों को मौका दिया जाए तो ये न सिर्फ अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं। यार पजीराई साफ बात है, यानी आम लोगों की तरफ से तो मिल रही है। मुझे मेरे काम को बहुत पसंद किया जा रहा है, मगर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इसमें फेल है मेरी तरफ से। कोयटा में मौजूद ये फनकार आज भी अपने फन से जुड़े रहने की कोशिश कर रहा है, मगर इससे मुनासिब सरपरस्ती का इंतजार है। आर्टिस्ट मुनीर अहमद की ये ख्वाहिश है कि लोग तो इनकी दाद रसी कर रहे हैं, हुकूमत बलूचिस्तान भी इनकी तरफ नजरसानी करे ताकि ये अपना गुजर बसर करने के साथ साथ अपनी ये पेंटिंग का काम भी जारी रख सकें। कैमरा टीम के साथ बशारत खान, TV टुडे न्यूज़, कोयटा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।